Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of credit officer in Bank of India. Okay, then this topic is very much important for all of you क्योंकि जो बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो क्वेश्चंस होते हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और भी अदर्स बैंक का भी जो क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है उसे भी देखने को मिला है कि आईबीसी कोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो फॉर दैट पर्पस टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग that is relevant for your examination. Okay, first of all I will tell you that ki in the description box of this video, from there you will see one link is there. ओके, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस पीडीएफ। ओके, एंड इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी होता है मेरे क्लासेस से रिलेटेड वो भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिलते रहता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, सो नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ओके, देखिए आप पढ़ते होंगे कि एक्ट होता है, आप जनरली कोई पढ़ते हो तो एक्ट पढ़ते होगा, पर इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कोड लिखा हुआ है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि देखिए जो एक्ट होता है ना, सो बहुत सारे एक्ट को मिला करके एक कोड बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्ट को मिला करके कोड बनाया जाता है। अब ये कोड क्यों बनाया गया? इस देखो, पहले बहुत सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, पर वो एक्ट इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो सभी एक्ट को मिला करके एक कोड बना दिया जाए। तो पहले बहुत सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, पर गवर्नमेंट ने सोचा कि उससे नहीं रिकवरी हो पा रहा है लोन या फिर जो भी किसी का बकाया था वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा है चलो कोड बना देते हैं, जिस कोड में जैसे देखो एक्ट बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? देखिए, इंडिविजुअल के लिए अलग एक्ट था, पार्टनरशिप वाले के लिए अलग एक्ट था, कंपनी वाले के लिए अलग एक्ट था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने सारे अलग अलग एक्ट क्यों रखे, एक बना दो। तो एक बना दिया तो उसका नाम दे दिया क्या? कोड। समझा? क्या बना गया? कोड। हाँ, तो उसका नाम दे दिया क्या? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कोड आया कब। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकता है कि तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 था, वो कब इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में? ओके, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 28 मई 2016। 28 मई 2016 को इंडिया में आईबीसी कोड इंप्लीमेंट हो गया। ओके, आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस आईबीसी कोड, इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए इसमें ना टर्मिनोलॉजी होता है, जो आईबीसी कोड है ना इसमें इंपॉर्टेंट दो तीन टर्मिनोलॉजी है। एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक होता है कोऑपरेटर। देखिए जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब समझ रहे होगे, जैसे बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो अगर किसी को लोन दिया तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में जाएगा। और ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या हुआ कि नॉर्मली कोई एक समझ लो कि कोई कंपनी है, वो अगर कुछ उधार में बेच रहा है तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हुआ, और जो खरीद रहा है वो कोऑपरेटर हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बोला अभी कुछ ही देर पहले कि ये जो एक्ट है ना, बहुत सारे एक्ट जो थे ना उसको मिला करके एक कोड बनाया गया, तो उसी के बारे में ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया हुआ है। देखिए, द एक्ट द नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। जो एन एक्ट है ना, एन एक्ट जो कंसोलिडेट किया, बहुत सारे एक्ट को कंसोलिडेट किया और उसको अमेंड किया, कंसोलिडेट करके अमेंड किया, अमेंड द लॉ रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म्स, इंडिविजुअल्स। देखिए, पहले पार्टनरशिप के लिए अलग एक्ट था, इंडिविजुअल के लिए अलग एक्ट था, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए अलग था, तो सबको कंसोलिडेट करके अमेंड करके एक कोड के अंदर उसको डाल दिया। और अमेंड करके, अब देखो अमेंड करके ना डालेगा, सेम टू सेम थोड़ा ना डाल सकता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा बहुत अमेंड करके कंसोलिडेट करके एक कोड के अंदर डाला। ओके, तो ये बोल रहा है कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल के बारे में पहले अलग एक्ट था, उसको कंसोलिडेट करके अमेंड करके एक कोड के अंदर डाला। ठीक है, टू प्रमोट किस लिए किया? टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, इससे प्रमोट होगा इंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बैलेंस, द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग अल्टरेशन इन ऑर्डर टू प्रोटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड टू एस्टेब्लिश इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड मैटर कनेक्टेड विद दिस। देखिए, अगर कोई भी बैंक वाले हो, कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले हो, अगर किसी को अगर लोन देता है, अगर वो टाइमली अगर रिपेमेंट कर देगा तो उसका भी बिजनेस अच्छा चलेगा, बैंकिंग वाला का बिजनेस अच्छा चलेगा, और जो जो लोन ले रहा है
उसका तो बिजनेस चल ही रहा है, और वो अगर वो लोन रिपेमेंट कर देता है तो बाद में किसी और को जरूरत पड़ेगा तो बैंक वाले उसको भी लोन दे सकते हैं। तो सबका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा चलेगा, उससे प्रमोट होगा एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस कोड में भी कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि इस कोड को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 बोला जाता है, और ये कोड पूरा इंडिया में लागू है। इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया। ओके, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता दूं आप लोगों के लिए ना, मैंने एक स्पेशल सा ऑफर लाया है आप लोगों के लिए। एक स्पेशल सा ऑफर, जो भी ये लोग क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने वाले हो फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया में जो भी क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा स्पेशल सा ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त में होने वाला है, तो अभी भी ऑलमोस्ट 25 डेज इन योर हैंड है। और मैं जो एमसीक्यू बनाया हूँ वो तो आप 7 दिन में भी अगर कवर अप करोगे तो करना चाहोगे तो 7 दिन में भी कवर अप हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसमें आपको 2000 से ऊपर एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और आपको इसमें 2000 से ऊपर एमसीक्यू रहेगा। इसमें कि आपका इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर के लिए, फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव मेक दैट एमसीक्यू। ओके, जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जितना भी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट एमसीक्यू। ओके, सो आप वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो मात्र 500 रुपीज में। यू हैव टू पे ओनली 500 रुपीज। क्या है, आप कहीं भी जाते हो, पार्टी करते हो, खाते हो, इधर उधर घूमते हो, 500 रुपया आप मतलब एक्सपेंस कर देते होगे। पर वही 500 रुपया अगर आप एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में रिप्यूटेड पोस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन अगर बेहतर आपका हो जाता है 500 रुपया अगर आपको खर्च करने से, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ओके, तो उसमें आपको हम लोग ने प्रोवाइड करने वाले हैं 2000 से ऊपर उसमें एमसीक्यू रहने वाला है, और 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन उसमें होने वाला है। हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जिससे कि जो भी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट एमसीक्यू। जिससे कि आपको पता है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसमें 100 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज है, 100 नंबर, और वही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन वगैरह। तो वो प्रोफेशनल नॉलेज को अगर आपको तगड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मेरा एमसीक्यू का हेल्प ले सकते हो, वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल पहुंचाएगा। ओके, इसमें काफी सारा जो पीएसयू एग्जामिनेशन जितना भी हुआ था, जितना भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जितना भी बैंकिंग एग्जामिनेशन जितना भी हुआ है जिसमें क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट का, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव मेक दैट दिस एमसीक्यू। ओके, लैंग्वेज क्या रहेगा, इंग्लिश, ऑब्वियस बात है इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश में रहेगा लैंग्वेज। और डॉट सॉल्विंग अगर इफ यू हैव एनी डाउट टू आस्क मी एनीथिंग, देन यू कैन मेल टू मी हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर 9631474430 पे। ओके, क्वेश्चन बैंक का फी का बात किया जाए तो बहुत ही नॉमिनल सा फीस मैंने रखा है आप लोगों के लिए, बहुत ही नॉमिनल सा फी कि every student can afford this, every student can afford this। 500 rupees is not a very big thing in nowadays, so I have kept only a nominal amount जैसे कि 500 rupees कि everyone can afford this। okay, तो 500 रुपीज में आप परचेस कर सकते हो। कैसे परचेस कर सकते हो, आई विल आल्सो टेल यू दिस थिंग्स। ओके, टर्म एंड कंडीशन टू परचेस द इंश्योरेंस। कैसे परचेस कर सकते हो, पहले देखिए कि फर्स्ट पेमेंट द अमाउंट, आप जिससे पहले आप अमाउंट पेमेंट कर दीजिएगा 500 रुपीज। उसका जब आप पेमेंट करोगे 500 रुपीज, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सेंड द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो स्क्रीनशॉट प्लीज वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजना हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे, और व्हाट्सएप नंबर 9631474430 पे। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेल और व्हाट्सएप नंबर 9631474430 पे। ओके, आपको स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप भेजोगे नहीं हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ आप लोग आपने पेमेंट किया। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है। ओके, यू विल रिसीव कंफर्मेशन मैसेज फ्रॉम अस फॉर पेमेंट रिसीव। हम लोग के पास पेमेंट आ जाएगा, हम लोग आपको तुरंत मैसेज कर देंगे कि हाँ आपके पास पेमेंट आ गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो जो एमसीक्यू है वो आपको मिल जाएगा। देन यू विल रिसीव क्वेश्चन बैंक आफ्टर पेमेंट रिसीव। ओके, पेमेंट कैसे करना है आपको, आप यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, d.k.r6291@dbs पे पेमेंट कर सकते हो, और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, जो भी आपको इजी मोड लगता है, जो भी आप यूज करते हो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है 6291125182। ओके, दिस इज द थिंग्स, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि आपको पेमेंट कैसे करना है। ओके, नोट नो अमाउंट रिफंडेड, ठीक है। जैसे देखिए
बता दूं इसमें आपको जो सॉफ्ट कॉपी मिलने वाला है, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट जो भी प्रोफेशनल नॉलेज से जितना भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एट एमसीक्यू। उसमें आपको 2000 से प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए एक क्रेडिट ऑफिसर का, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रेडिट ऑफिसर में वो होता है रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, लिवरेज, सरप्राइजी, आईबीसी कोड, सो डायरेक्टर्स अगर लॉ में बात किया जाए, सो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनाया हुआ है। जैसे कि बहुत से और भी पूछा जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, सो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, अकाउंटिंग, सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट एमसीक्यू। सो आप परचेस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वो परचेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हाँ, जैसे देखिए हम लोग बात कर लिए थे यहाँ तक। हाँ, दिस कोड में भी कॉल्ड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ओके ओके, हाँ ये की और हाँ ये जो कोड है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। ओके, कॉर्पोरेट पर्सन, हाँ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन किसको बोला जाता है? कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी। देखिए कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी as defined in clause 20 of section 2। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है कॉर्पोरेट पर्सन को, ठीक है। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी वाले भी कंपनी के अंदर आते हैं, एज डिफाइंड इन क्लॉज एन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विथ लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टर्म। मतलब ये जो कॉर्पोरेट पर्सन का डिफिनेशन दिया हुआ है कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है, कंपनी को डिफाइन किया गया, ठीक है, कंपनी को डिफाइन किया। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो कंपनी का डिफाइन किया गया कंपनी लॉ में वो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो आप इसका आंसर दे सकते हो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, ठीक है। और एलएलपी भी कंपनी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर मींस ए कॉर्पोरेट पर्सन हु ओस ए डेट टू एनी पर्सन। कॉर्पोरेट डेटर मींस अ पर्सन जिससे कोई भी एक कॉर्पोरेट डेटर है, कोई भी एक कंपनी है वो कोई और कंपनी से उधार लिया तो वो कॉर्पोरेट डेटर हुआ। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन हो सकता है, ठीक है, कौन है, क्या होता है, कौन होता है, ठीक है, मींस ए पर्सन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मींस ए पर्सन एनरोल्ड अंडर सेक्शन 206 विथ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एज इट्स मेंबर। देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सेक्शन 206 होता है, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास एनरोल कराता है एंड रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, और बोर्ड रजिस्टर्ड होता है विद द बोर्ड एज एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 207। ओके, सो एक रजिस्टर भी होता है बोर्ड के अंदर। बोर्ड मतलब कि यहाँ पे भी आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा है। ओके, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या कौन होता है? मींस अ पर्सन वो एनरोल्ड होता है सेक्शन 206 विद द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की बात की जाए तो इंडिया में तीन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, जैसे कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट। ओके, सो दिस आर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इन इंडिया। ओके, तो मींस ए पर्सन जो एनरोल करवाता है सीए इंस्टीट्यूट की, अगर जैसे जो सीए वाले हैं वो सीए इंस्टीट्यूट, जो सीएमए वाले सीएमए इंस्टीट्यूट और सीएस वाले, ओके, तो सबका एक अलग अलग इंस्टीट्यूट है। और देखिए अगर बात की जाए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, तो इंडिया में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का बात किया जाए तो कौन कौन बन सकते हैं? वो बन सकते हैं सीए बन सकते हैं, सीएमए वाले बन सकते हैं, सीएस वाले बन सकते हैं। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी वाले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। ओके, तो ये सब इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। भी अच्छी बात है, अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेगा तो वो बोर्ड में रजिस्टर तो होगा ही। बोर्ड मतलब यहाँ पे बोर्ड मतलब आईबीबीआई मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलिए फिर एक और नया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब विकआउट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी। इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे कि मैं आपको बोला कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए और सीएस इंस्टीट्यूट, तो ये सब इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी बोला जाता है। मींस एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अंडर सेक्शन 201 और एज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी। और इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी है, ये भी रजिस्टर्ड होते हैं बोर्ड आईबीबीआई के अंदर। तभी तो एक किसी का एग्जामिनेशन जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल एजेंसी होते हैं इन्हीं के अंदर जो एनरोल्ड होते हैं इंश्योरेंसी प्रोफेशनल। ओके, और इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर्ड होते हैं आईबीबीआई मतलब बोर्ड के अंदर। बोर्ड मतलब आईबीबीआई मतलब इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का बात किया जाए तो इंडिया में इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कितने हैं? इंडिया में इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 3 है, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। ये भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये भी रजिस्टर्ड होता है बोर्ड के अंदर, आईपीबीआई मतलब इंश्योरेंस बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, आज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210। ओके, जिस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर क्या होता है कि ये सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट एक जगह करता है, कलेक्ट ऑथेंटिकेट एक जगह करके रखता है। ओके, ये होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ओके, चलिए एक और नया टॉपिक है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। ये कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में पूरा बताया गया है इसमें। ओके, मैं इसमें आपके लिए लिखा हूं थोड़ा, जैसे देखिए ये जो आईपीसी कोड है ना वो बहुत ही बड़ा कोड है। ओके, बहुत ही बड़ा है, तो मैंने क्या सोचा कि एवरी डे मैं कुछ कुछ पार्ट आप लोग के लिए डिस्कस करूं, ताकि क्या होता है कि अगर एक ही दिन में आपको डिस्कस करूंगा सारा कुछ, आपको भी इतना बोर हो जाओ, कितना लंबा थ्योरी पे जनरली लोग उतना बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो छोटा रख रहा हूं, ताकि कुछ कुछ पार्ट, जैसे कि आज पहला पार्ट है जिसमें कि मैं यहाँ तक डिस्कस किया, इसके आगे मैं और भी आगे का वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे कि जैसे जो कॉर्पोरेट डेटर के कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड। ओके, दिस पार्ट शैल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपीज। इस देखिए कोई जो कॉर्पोरेट डेटर होता है ना, उसका मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ रहता है, तभी तभी वो कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर, जैसे कॉर्पोरेट जो डेटा होता है वो आईबीसी के अंडर तभी वो आ सकता है जब वो डिफॉल्ट अमाउंट जो होता है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट अमाउंट होता है, तभी वो अप्लाई कर सकता है आईबीसी कोड के अंदर। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 करोड़ रुपीज। ओके, 1 करोड़ रुपीज एक एग्जामिनेशन में आ सकता है। जो कॉर्पोरेट जो डेटा होता है, कॉर्पोरेट पर्सन होता है, वो आईबीसी कोड के अंदर कब बोल सकता है कि आईबीसी कोड इसको ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, वो 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए। तब दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा विद मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट जो होना चाहिए, मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपीस होगा, तभी जाकर के आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड एनसीएलटी, जो एनसीएलटी वाले हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाले हैं, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे बोला जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड। जैसे कि बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे कि बैंक वाले होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, कुछ लोन वगैरह देते हैं, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओन्ड एंड इंक्लूड्स ए पर्सन टू हुम such debt has been legally assigned or transferred to. Okay, so this is the important things I have discussed today for all of you. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।